नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो रिजल्ट आया है, खास करके उत्तर प्रदेश में, उससे सरकार को बहुत सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है और खास करके यूपी सरकार जो है बैठक पे बैठक कर रही है कि कैसे चीज़ों को फिर से अपने पक्ष में लाया जा सके और इसलिए रोज़ नई-नई बैठकें कर रहे हैं और अपनी गलतियों पर फिर से विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके छात्र हित के बारे में, युवा सोच के बारे में और ऐसे में वैकेंसियाँ आपकी जो सामने आने वाली हैं, वो ठीक-ठाक वैकेंसियों की आने की संभावना दिख रही है क्योंकि उस पे सरकार कुछ न कुछ अपनी नज़र थोड़ा-सा पैनी रखे हुए हैं, प्रेज़ेंट टाइम पे, चुनाव की स्थिति को देखते हुए। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो पॉलिटी की क्लास चल रही थी। पॉलिटी की क्लास किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ख़ास हो जाती है, आप सभी को पता है। अच्छे खासे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी से जो स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी, जहाँ से भारतीय संविधान का विकास और संविधान सभा की कार्यप्रणाली हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है वो भारतीय संविधान की विशेषताएँ और साथ में भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगी क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत अच्छे खासे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को और बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन बेस्ड टाइप पढ़ाए जाएँगे, बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि जो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ से चीज़ें आपको उठाई गई हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की जो विशेषताएँ हैं। आप सभी को पता है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकार यानी एडॉप्ट किया था। कब? 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 1949 ईस्वी को संविधान को एडॉप्ट किया था यानी अंगीकार किया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान जो था वो पूरे देश पर संपूर्ण देश पर एग्जीक्यूट किया गया था यानी लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये अडॉप्ट किया गया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को और 26 जनवरी यानी पूरे-पूरे 2 महीने बाद इसको क्या किया गया, पूरे देश पर एग्जीक्यूट कर दिया गया यानी संपूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया। और संविधान के निर्माण में जो समय लगा था वो 2 वर्ष इसके निर्माण में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 11 माह और 18 दिन का लगा था। 18 दिन का लगा था। ये छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है आपके वो किसी भी समय हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। हालाँकि सरकार जो है पिछले समय भी ऐसी कई सारी बैठकें करती रही है। लेकिन क्या पता इस बार जो है जो मुद्दा मिला है थोड़ा-सा चुनाव का, जो असर दिखा है वो ज़्यादा दिल पे छू गई हो सरकार को। तो इसलिए आप लोग चौकन्ने रहिए, सतर्क रहिए क्योंकि सामने आपके बहुत सारे एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं और टाइम-टाइम पे मिल सकते हैं। तो संविधान के निर्माण में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लगा था। और भारतीय संविधान की जो विशेषताएँ हैं, पहली बात तो निर्मित एवं लिखित संविधान है। निर्मित है और साथ में लिखित एवं विस्तृत संविधान है, जो इसकी पहली विशेषता है। मूल संविधान में जो एक प्रस्तावना थी, मूल संविधान में एक प्रस्तावना थी, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है, एक प्रस्तावना थी 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद। एक प्रस्तावना के साथ 395 अनुच्छेद, ठीक है? एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ ये मूल संविधान में थी। 8 अनुसूचियाँ ये मूल संविधान में थी, ठीक है? इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा। ये मूल संविधान की बात की जा रही है जब संविधान बनाया गया था। उस टाइम पे एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ हैं और प्रेज़ेंट टाइम पे देखा जाए तो अनुच्छेद 395 ही हैं, उसमें नए-नए जोड़ दिए गए हैं। जो उसकी मूल मूल ढाँचा है उसमें 395 ही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 450 के पास लगभग 465-70 के आस-पास पहुँच चुका है। जबकि भाग की बात की जाए तो भाग 22 ही है, मूल भाग 22 ही है लेकिन इसमें 2-3 एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं। तो इसलिए टोटल आप 25 कर सकते हैं और 8 अनुसूची की जगह प्रेज़ेंट टाइम पे 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। इस टाइम पे प्रेज़ेंट टाइम की बात की जाए तो अगर। और अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो एक कठोर तथा लचीला दोनों है। एक कठोर और लचीला का मतलब क्या होता है? कठोर तथा लचीला। भारतीय संविधान जो है वो कठोर तथा लचीला दोनों है। यानी कुछ ऐसे नियम बनाए जो बनते हैं, जो बनाए जाते हैं, उसके लिए हमको खास करके विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है।
जो साधारण बहुमत से नहीं पास होते हैं संसद में। संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और उसको पास करने के लिए हमें 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी पड़ता है, जो बहुत कठोर स्थिति को फॉलो करता है। और कुछ होते हैं जो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, कुछ अधिनियम होते हैं जो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा लचीलापन भी बोला जाता है। यानी अगर देखा जाए तो हमारा संविधान जो है वो कठोर तथा लचीला दोनों है। और दूसरी बात की जाए, जो संघात्मक सरकार होती है, एक भारतीय संविधान में जो विशेषता है वो एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए भारत एक संघात्मक राज्य है। अगर संघात्मक सरकार में साधारणतः दोहरी नागरिकता होती है, एक संघ की और एक राज्य की। लेकिन भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। यानी भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, ना कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। एकल नागरिकता केवल भारत का वह नागरिक है, केवल भारत का नागरिक है, ना कि किसी राज्य या प्रांत का जिसमें वह रहता है। लेकिन अमेरिका में क्या स्थिति है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता जैसी स्थिति है। वहां पे आप पूरे एक राज्य की भी आपको, वहां पे प्रांत का भी आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी और एक देश की भी। तो इस तरीके से, लेकिन भारत में क्या है, केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। और संविधान की प्रकृति की बात की जाए कि संविधान एकात्मक है या संघात्मक, एकात्मक है या संघात्मक। कुछ विद्वानों, मतलब कुछ खास करके जो जो लोग होते हैं, खास करके इतिहासकार जो लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे मतभेद हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक है। एकात्मक का मतलब होता है यूनिटरी। एकात्मक का मतलब क्या होता है? यूनिटरी। यूनिटरी। और संघात्मक का मतलब होता है फेडरल। फेडरल। अब बताइए एकात्मक है या संघात्मक, इसमें आप कैसे विभेद करेंगे? कुछ विद्वानों ने संघात्मक माना है और कुछ ने एकात्मक माना है। संघात्मक इसलिए माना है क्योंकि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यानी केंद्र और राज्य सरकार जो होते हैं, उनके बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक माना है, जबकि कुछ ने इसे एकात्मक माना है। और दोनों सरकारें जो होती हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य करती हैं, इसलिए इसको क्या माने हैं? संघात्मक माने हैं। जबकि एकात्मक की बात की जाए अगर, तो अधिकांश शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र के हाथ में होती हैं। अधिकांश शक्तियां मतलब लगभग लगभग अधिकांश जो शक्तियां होती है, मेजर पावर जो होती है, वो किसके हाथ में होती है? केंद्र के हाथ में होती है। इसलिए कुछ ने इसको क्या माना है? एकात्मक माना है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एकात्मक मतलब होता है जो पूरे देश पे किसी एक का ही राज्य हो। तो एक का जो राज्य है वो कौन है? केंद्र है। यानी केंद्र सरकार पूरे देश पे राज करता है, जबकि संघात्मक जो होती है वो अपने अपने संघ में, अपने अपने राज्य में राज्य करते हैं। तो कुछ ने संघात्मक माना है क्योंकि संघ सरकार को अपनी अलग शक्तियां दी गई हैं, अपने अलग अलग कार्य दिए गए हैं और उनको बहुत सारी चीजों में फ्रीडम दी गई है। लेकिन कुछ ने एकात्मक माना है क्योंकि ज्यादातर शक्तियां किसके हाथ में है? वो केंद्र के हाथ में होती है। ठीक है। लेकिन एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 मामले में, एसआर बोम्बई, यहाँ पे हम लिखते हैं एसआर बोम्बई, एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ, ये मामला आया था 1994 में। 1994 एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ मामला आया था 1994 में। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। क्या है? परिसंघात्मक संविधान है। परिसंघात्मक यानी कहीं ना कहीं से परिसंघात्मक है, जिसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिला जुला रूप होता है, वो क्या है? परिसंघात्मक है। ये एसआर मुंबई बनाम भारत संघ मामले में 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय संविधान जो है वो परिसंघात्मक संविधान है। जबकि प्रोफेसर केसी होयर ने इसे अर्धसंघीय बताया है। क्या बताया है? अर्धसंघीय। किसने बताया है? केसी होयर। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा है कि किस प्रोफेसर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है। तो प्रोफेसर प्रोफेसर केसी होयर, केसी होयर। इस तरीके से आप इस नाम को याद रखिएगा, केसी होयर। इन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है, यानी क्वासी फेडरल बताया है। जबकि राजमन्नार समिति 1971 में जो आई थी, 1971 में एक समिति आई थी, राजमन्नार समिति, और सरकारी आयोग 1983 में भी आया था। इन दोनों ने भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया है। यानी जो परिसंघात्मक जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया 1994 में, उसके पहले भी राजमन्नार समिति 1971 और सरकारिया आयोग 1983 में, इन दोनों समितियों ने भी भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया है।
आप लोग इन दोनों को नोट करिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें जो विशेषताएं हैं खास करके उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जानकारी आप लोग कुछ समझ पाए होंगे, यहाँ तक जानकारी आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं एक एक करके लिखित एवं विशेष संविधान को। आप सभी को पता है कि भारत का संविधान जो है वो एक लिखित व विस्तृत संविधान है, जबकि संविधान की प्रस्तावना की बात की जाए लिखित एवं विस्तृत संविधान, क्योंकि ये सबसे बड़ा अगर संविधान किसी देश का है तो भारत देश का है, और साथ में ये हाथ से लिखा हुआ संविधान है, मतलब लिखित संविधान है। और दूसरी बात की जाए संविधान की प्रस्तावना की, तो संविधान में एक प्रस्तावना है, मतलब अनुच्छेद भाग और अनुसूचियों के साथ साथ संविधान में एक प्रस्तावना भी है। और भारतीय संविधान का प्रारंभ जो होता है वो एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है। इसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट होती हैं। और प्रस्तावना में सबसे पहला वर्ड जो है हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से संविधान की जो एक प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान में निहित है, जो कि भारतीय संविधान का एक उत्कृष्ट प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान प्रस्तावना से ही संविधान का शुरुआत होता है। इस चीज को आप लोग नोट करिएगा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अगर बात की जाए, जो संविधान सभा की कार्यप्रवाही थी, जो प्रणाली थी, जब शुरू की गई थी वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित एक उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया गया था, यानी इसको सबने पास कर दिया था। और इसी के साथ इसी से ही जो है भारतीय संविधान की शुरुआत होती है, प्रस्तावना से ही। इस चीज को आप तारीख को नोट करिएगा कि भारतीय संविधान की जब कार्यप्रणाली शुरू हो रही थी तो उसमें सबसे पहले जो शुरुआत जो हुई थी संविधान सभा की, वो पंडित नेहरू के द्वारा पारित किए गए एक उद्देश्य प्रस्ताव से हुई थी। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ पास कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। और बाद में इसी प्रस्ताव के परिवर्तित रूप को ही हम संविधान की प्रस्तावना बोलते हैं। बाद में इसी प्रस्ताव के परिवर्तित रूप को ही हम संविधान की प्रस्तावना बोलते हैं। इसके आगे अगर बात की जाए तो संप्रभुता संपन्न राज्य, संप्रभुता संपन्न राज्य, हमारा देश जो है एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। अब ये संप्रभुता संपन्न राज्य क्या होता है? जो राज्य अपनी आंतरिक तथा वैदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है और किसी बाह्य नियंत्रण से बाधित ना हो, यानी बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो। और भारत एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य है, यानी भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक नीतियों के मामले में किसी का हस्तक्षेप नहीं है। भारत पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है, किसी भी देश के अंतर्गत वो काम नहीं कर रहा है, वो अपनी नीतियों को लेने में खुद सक्षम है। तो इसलिए भारत क्या है? एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, जो कि संविधान में ये लिखा गया है। और साथ में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत क्या है? एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे, अपने आप से कोई भारत का राजा नहीं बनेगा। और दूसरी बात है संसदीय सरकार की। भारत में आपको पता है कि संसदीय सरकार की व्यवस्था है, यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अब संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है, जो कि आप सभी को पता है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो इंग्लैंड के ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन, संसदीय प्रणाली। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए मूल अधिकार को, आप सभी को पता है कि भारत के संविधान भाग 3 में मूल अधिकार को दिया गया है, जिसमें कई प्रकार के मूल अधिकार हैं, खास करके 6 प्रकार के। इसके अलावा राज्य के निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में। और अगर देखा जाए एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिसमें आपको सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में आपको पता होगा कि किसी भी मतलब इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहता है। ये जनता के फैसलों हितों के फैसले जो है वे स्वयं खुले रूप से लेते हैं और उसमें अपने पक्ष दिखाते हैं, सुनाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पंथ निरपेक्ष राज्य, आप सभी को पता है कि धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति करने वाला भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और अगर इसके अलावा बात की जाए समाजवादी राज्य, भारत समाजवादी राज्य की भावना को लेकर के चलता है, यानी सबके कल्याण की भावना को लेकर के चलता है भारतीय संविधान। इसमें किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में खास करके कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं देता है, सबको एक समान भाव से देखता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। खास करके अमेरिका से शुरुआत करते हैं, अमेरिका से शुरुआत करते हैं हम लोग, एक एक को करके हम लोग देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, जो कि खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रस्तावना के जो शब्द हैं, हम भारत के लोग, अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना।
प्रस्तावना का जो शब्द है हम भारत के लोग, उसको यहाँ से लिया गया है, बी द पीपुल ऑफ अमेरिका से लिया गया है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इस तरीके से प्रस्तावना का जो शब्द है हम भारत के लोग यानी हम अमेरिका के लोग, वो प्रस्तावना का शब्द लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, जो भारतीय संविधान में समाहित है। इसके अलावा मूल अधिकार, प्रस्तावना के अलावा क्या लिया गया है? मूल अधिकार। मूल अधिकार जो भाग 3 में है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा अमेरिका से। ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की जाए, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका ये कहाँ से है? ये भी आपके अमेरिका से है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका के अलावा अगर बात की न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, अब ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, ये इसकी जो पुनरावलोकन, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी न्याय पर विचार करने सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को एक बार पुनर्विचार करने के लिए फैसलों पर कहाँ से उसको दिया गया है अथॉरिटी? तो न्यायिक कहाँ से दिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग, ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। हालांकि अनुच्छेद अभी आपको एक एक अनुच्छेद करके सारे अनुच्छेद को पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग पढ़ते चलिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की जा रही है, राष्ट्रपति के पद की बात नहीं की जा रही है। राष्ट्रपति के पद की अगर बात की जाए खास करके, तो भारत के संविधान से ही अपना निर्मित किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली है, उसमें एक राष्ट्रपति होगा जो भारतीय गणराज्य का प्रमुख होगा, तो वहां से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद लिया गया है। लेकिन एक तरीके से इसको बोला जाता है कि भारत के संविधान में ये संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के पद की बात की जाए तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। जबकि लोक जनहित याचिका की बात की जाए, लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका जिसे हम PIL बोलते हैं, PIL, PIL, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लोक जनहित याचिका। इसमें ये अनुच्छेद 39A में है, अनुच्छेद 39A में आप इसको पढ़ेंगे भारतीय संविधान में, लोक जनहित याचिका के बारे में दिया गया है। लोक जनहित याचिका समाज के हित को देखते हुए कोई भी व्यक्ति समाज के किसी खास वर्ग को जो परेशान हो रहा है उसके पक्ष में जाके अपील कर सकता है न्यायालय में, खास करके केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं। इसके अलावा जनहित याचिका की बात अगर बात की जाए, संविधान की जो सर्वोच्चता है वो भी यहाँ से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं ब्रिटेन से, अब कहाँ से देखते हैं? ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई हैं? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई हैं? ये चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि का जो शासन है वो कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली ये कहाँ से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली मतलब द्विसदनीय विधायिका जो है प्रणाली, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय व्यवस्था होगी, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अगर संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पे आपको द्विसदनीय व्यवस्था भी दे सकता है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ये कहाँ से दिया गया है? ये ब्रिटेन से है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदीय विशेषाधिकार इसी संसदीय शासन प्रणाली में ही आएंगे, तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन या विधि निर्माण प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कनाडा, कनाडा से क्या क्या है? कनाडा से क्या क्या चीजें लिया गया है? कनाडा जो आपके नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, वो संघात्मक विशेषताएं, जो भारतीय सरकार की, भारतीय संविधान की जो संघात्मक विशेषताएं हैं, संघात्मक विशेषताएं, ये भी कनाडा से ली गई हैं। संघात्मक विशेषताएं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछता है कि भारतीय संविधान की जो संघात्मक विशेषताएं हैं
ये कहाँ से लिया गया है। और दूसरी बात, राज्यों में राज्यपाल, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है, इसका राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। जबकि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो जो केंद्र के हाथ में समाहित हैं, वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आएगा समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक जो होती है दोनों सदनों की, ये कहाँ से लिया गया है, इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्योंकि भारत का संविधान जो है एक तरीके से कहा जाता है चोरी किया हुआ संविधान है, कई देशों के संविधान से मिला करके ये संविधान बनाया गया है। अब इसके अलावा अगर आगे बात की जाए आयरलैंड की, तो आयरलैंड से इन्होंने क्या चोरी किया है, आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या चोरी किया है, तो हम लोग उसको भी जानते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब प्रत्येक राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का मतलब राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति होती है, खास करके इस चीज को ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो होता है वो कहाँ से लिया गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, और जबकि यहाँ पे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की बात की जा रही है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। जबकि राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है, राज्यसभा होती है, उसमें सदस्यों का जो नामांकन होता है वो आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं, इस चीज को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जब आप क्लास ले रहे हैं तो। इसके अलावा जर्मनी से बात की जाए, जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से एक बहुत ही अच्छी चीज ली गई है, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन जो उपबंध है, आपातकालीन उपबंध, ये 352, 356, 360 अनुच्छेद में है, ठीक है। इसको कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया है, अनुच्छेद 352, 356, 360, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका की। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की बात की जाए, अगर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन तो वो आयरलैंड से है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात की जाए तो वो दक्षिण अफ्रीका से है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। अगर यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की बात की जाए, नामांकन की बात की जाए तो आयरलैंड, और निर्वाचन की बात की जाए तो वो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात की जाए। जबकि फ्रांस की बात की जाए, फ्रांस, फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक राज मतलब ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये कहाँ से ली गई है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये फ्रांस से ली गई है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जबकि स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। इसके अलावा रूस, रूस बचता है, रूस से क्या लिया गया है, रूस यानी रसिया, रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। हमारे जो 11 मूल कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और एक लास्ट बचता है जापान, जापान से क्या लिया गया है, जापान से, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होगी वो कैसे चलाई जाएगी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। तो इतनी चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी, आपको यहाँ से जानने लायक थी कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं और इसके विदेशी स्रोत क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप लोगों ने यहाँ से इसका अध्ययन किया होगा, और आशा करता हूँ कि इस क्लास से आप लोगों को अच्छी खासी बेनिफिट मिले होंगे, चीजों को समझने में बहुत आसानी मिली होगी।
आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ऐसे ही आप लोग मेरे क्लास के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट मिलते रहेंगे ऐसे। आपको यहाँ से बराबर क्लासेस भी मिलती रहेंगी। बीच में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो गया था, जहाँ से आपको बराबर क्लासेस नहीं जा पा रही थी। लेकिन अब यहाँ से आपको बराबर क्लासेस भी मिलेंगी और ख़ास करके यहाँ पे आपको तैयारी के लिए और भी सारी क्लासेस भी चल रही हैं, ख़ास करके मैथ की क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आप मैथ की तैयारी करते हैं, तो आपको यहाँ से सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।